नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी के बारे में। आज हमारा दूसरे चैप्टर का अंतिम वीडियो है। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी में लगभग 9 चैप्टर हैं, जिसमें हम लोग आधे आधा घंटे कर लगभग हर चैप्टर पर 2 वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा चौथा वीडियो है और चैप्टर नंबर 2 का अंतिम वीडियो है। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं एक-एक के बाद चीज़ों को। तो आज हमारा है भाषा शिक्षण के नियम। क्या होता है भाषा शिक्षण के नियम? यानी कि भाषा को पढ़ाने यानी कि टीचिंग करने के क्या नियम हैं? इसमें पहला नियम आता है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है मूर्त और क्या होता है अमूर्त? जैसे दोस्तों कहा जाए कि मूर्त जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग उनको पहले वह चीज़ें दिखाते हैं, मतलब उनके बारे में बताते हैं जो वो लोग जानते हों, जिससे वो लोग महसूस कर सकें। यानी कि मूर्त जो पहचानने का एक जरिया है, जिसे हम अपने पाँचों इंद्रियों द्वारा जिससे हम लोग अपने पाँचों इंद्रियों में से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा उसे महसूस ये कर सकें या देख सकें। क्या होता है हमारे पांचों इंद्रियां? जैसे कान, नाक, जीभ, आँख, त्वचा। इन पांचों के द्वारा जिसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे हम लोग कहते हैं मूर्त। और इनके अलावा इन पांच और अमूर्त क्या होता है? इन पांचों इंद्रियों के से जिसे हम ना छू सकें और ना ही फील कर सकें, उससे हम लोग कहते हैं अमूर्त। जैसे मूर्त में आ जाता है, जैसे मान लो कि क्या है, ए मार्कर। मार्कर क्या जाएगा मूर्त में? पेंसिल हो गया, पेंसिल। ए बोर्ड, बोर्ड को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग टच कर सकते हैं। ए बोर्ड क्या हो गया? बोर्ड हो गया मूर्त। ऐसी चीजें जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकें, फील कर सकें, उसे हम लोग कहते हैं मूर्त। जैसे हवा हो गई, हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ये भी क्या हो गया? मूर्त हो गया। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट है, करंट को हम लोग क्या टच करेंगे तो करंट मारेगा, तो इसको ये क्या हो रहा है? फील हो रहा है। तो ये चीज़ होती है मूर्त। और ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग टच ना कर सकें या उन्हें फील ना, जैसे अच्छाई। क्या अमूर्त क्या होगा? अच्छाई, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा। यानी कि ऐसी चीज़ें जो भाववाचक संज्ञाएं लगभग हो जाती हैं। यानी कि बूढ़े इंसान को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन उसके बुढ़ापा को हम लोग नहीं देख सकते हैं। बुरे इंसान को देख सकते हैं लेकिन बुराई नहीं देख सकते हैं। अच्छे इंसान को देख सकते हैं लेकिन अच्छाई नहीं देख सकते हैं। तो इस नियम का पहला मतलब है कि बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताया जाए जिससे वो लोग जानते हों, यानी कि जिसे वो लोग फील कर सकें या देख सकें, उनके बारे में बताया। फिर क्या, फिर जब वो लोग उनके बारे में जान जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग अमूर्त चीज़ों, यानी कि पहले हम लोग मूर्त चीज़ों के बारे में उन्हें परिचित कराएंगे, फिर अमूर्त चीज़ों के बारे में। ये था हमारा पहला नियम, मूर्त से अमूर्त की ओर। और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात यानी कि नोन टू अननोन। यानी कि जब हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें हम सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो वो लोग जानते हों। क्या करते हो? जानते हों। उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित, जो उनका पूर्व ज्ञान है उससे हम लोग जोड़कर आगे हम लोग उनके ज्ञान को बढ़ाते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं तो हमें ट्रायंगल पढ़ाना है, तो बच्चा ट्रायंगल देखा नहीं है, ना ही ट्रायंगल के बारे में जानता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले ऐसा शेप पढ़ाएंगे जो वो लोग जानते हो। जैसे मान लो समोसा, पूछ लें बच्चे आप लोगों ने समोसा देखा है? तो वो लगभग मैक्सिमम बच्चे क्या समोसा देखे, लगभग सभी बच्चे समोसा देखे होते हैं। तो हम लोग कहेंगे समोसे की में कितने एंगल होते हैं, समोसा किस प्रकार का होता है? त्रिकोण होता है। कितने कोण होता है? 3। तो उसी हिसाब से कहेंगे कि बच्चों क्या इसी प्रकार त्रिभुज भी क्या होता है? 3 कोण होते हैं। समोसे के आकर क्या होता है? त्रिभुज होता है। तो हम लोग बच्चों के पूर्व ज्ञान पर जोड़कर हम लोग उनके नए ज्ञान को बनाएंगे। ये होता है
ज्ञात से अज्ञात, यानी कि बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित हम लोग फिर नए ज्ञान को नींव रखेंगे। फिर तीसरा, अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि बच्चों के ऐसे बहुत से ज्ञान होते हैं, क्या होता है, जो अनिश्चित होते हैं, यानी कि बच्चे उनके बारे में जानते तो हैं लेकिन निश्चित नहीं होते हैं। तो वो लोग बच्चों जो जानते हैं उसी आधार पर हम धीरे धीरे उसी चीज को क्या निश्चित करते जाते हैं। ये होता है निश्चित से अनिश्चित की ओर। फिर चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण क्या होता है, एनालाइज। मान लो बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उस चीजों को थोड़े थोड़े क्या अलग अलग करके टुकड़ों में उसको बांट कर समझाएंगे। यानी कि मान लो कि बहुत बड़ा चीजें हैं, यानी कि बहुत बड़ा टॉपिक है या कोई एक लाइन का सवाल है, तो अगर बच्चा वो नहीं समझ पा रहा सीधे एक लाइन की भाषा को, तो हम लोग को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वह समझ जाता है छोटे छोटे टुकड़ों, फिर उसको क्या करते हैं, जोड़कर एक साथ समझा देते हैं। यानी कि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाया तो धीरे धीरे क्या उसको उस क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। जब बच्चा छोटे छोटे टुकड़ों को समझ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, एक साथ समझा देंगे। यही होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें पांचवा नियम है आगमन से निगमन की ओर। क्या, आगमन से निगमन की ओर, यानी कि इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम लोग कुछ पढ़ाते हैं, जैसे मान लो संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो संज्ञा का जो नियम है उससे बताने से पहले हम लोग उदाहरण देंगे। क्या करेंगे, उदाहरण देते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण दें, जैसे उदाहरण देंगे, पहले क्या करेंगे, उदाहरण देते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं, उदाहरण के बाद नियम बताते हैं। जैसे कहते हैं हिमालय, भारत के हिमालय भारत के उत्तर में है। तो इसमें क्या, हिमालय अंडरलाइन कर दें, तो इसमें पूछें कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, कहे हिमालय क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो इसमें हिमालय हम लोग बता दें क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें क्या लिखता है, पहले नियम, पहले आगमन से निगमन विधि यानी कि इंडक्टिव टू डिडक्टिव विधि में पहले हम लोग उदाहरण देते हैं किसी चीज़ का, फिर उदाहरण के बाद नियमों को समझाया जाता है। ये होता है इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड। पहले हम लोग उदाहरण देंगे फिर नियमों को समझाते हैं। फिर इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी कि हम लोग बच्चों को पहले ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे, मतलब ऐसे टॉपिक को पढ़ाएंगे जिसमें क्या बच्चे की रुचि हो, क्या उसमें रुचि हो, वह अच्छे से बच्चे उसको पढ़ें। जब वो लोग अच्छे से पढ़ लेगा, अच्छे से जान लेगा, फिर हम लोग फिर तार्किक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। पहले उसके रुचि के हिसाब से, जिसमें उससे पढ़ने में आसानी हो, उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग तार्किक ज्ञान की ओर पहुंचते हैं, जिसमें बच्चा क्या तर्क कर सके, तर्क वितर्क कर सके। ये होता है, यानी कि क्या, जिसमें रुचि है, बच्चे क्या हो, रुचि। रुचि के बाद हम लोग क्या, उसके तार्किक ज्ञान पर क्या करें, फिर तार्किक ज्ञान पर जाते हैं, जिसमें क्या तर्क वितर्क कर सकता है। फिर है विशेष से सामान्य की ओर। क्या होता है विशेष, यानी कि ये चीज़ है विशेष से सामान्य की ओर का मतलब होता है कि हम लोग बच्चे को पहले एक्टिविटी करवाते हैं, क्या करते हैं, उनको क्रियाओं के द्वारा चीज़ों को समझाया जाता है, उसे सिखाया जाता है, उन्हें एक्टिविटी कराकर फिर उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि जो क्रिया बच्चा करता है, जो एक्टिविटी करता है, उसके बाद उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ये होता है विशेष से सामान्य की ओर, यानी कि पहले क्रिया के प्रस्तुति करता है बच्चा, फिर उसके बाद क्या करता है, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि फिर उसको एकदम
सामान्य भाषा में समझते हैं। कोई चीज़ अच्छे से पढ़ाएं, बच्चा समझ नहीं पाया, यानी कि वो पढ़ तो लिया लेकिन समझ, फिर क्या करें, उसको आसान भाषा में उसका निष्कर्ष से समझाते हैं। यह होता है विशेष से सामान्य की ओर। फिर आठवां और लास्ट है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल ओर की कहने का मतलब है कि पहले हम बच्चों को आसान शब्दों से अवगत कराते हैं। जैसे हो गए आसान सरल शब्द, वाक्यांश हो गया, वाक्यांश, मुहावरा, इन सब शब्दों के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे जटिल शब्दों को समझाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जटिल शब्दों को समझाते हैं। यानी कि पहले आसान शब्दों को समझाएंगे, उसके बाद जटिल शब्दों को समझाते हैं। यह था हमारा भाषा शिक्षण के नियम। अब हमारा लास्ट हेडिंग है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर हम लोग लास्ट नियम पर पहुँचते हैं। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। वैसे भाषा शिक्षण के तो लगभग 15-16 सिद्धांत मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग मेन 7 सिद्धांतों के बारे में समझेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला सिद्धांत है अनुबंधन के सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। यह क्या कहता है, इसको हम लोग जानते हैं। ये कहता है शैशव अवस्था में बच्चे जब शब्द सीखते हैं, किस अवस्था में, शैशव अवस्था में, यानी इन्फेंसी में बच्चे जब शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता। क्या करें, सीखना अमूर्त नहीं होता। अभी हम लोग मूर्त और अमूर्त के बारे में जाने हैं। कह रहे सीखना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। यानी कि बच्चा जब क्या करता है, शैशव अवस्था में सीखता है तो उससे हम लोग मूर्त शब्द, यानी जिसे वह बच्चा देखता और महसूस करता है, उससे जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। यह कहता है थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, यानी कि अनुबंधन का सिद्धांत। क्या करता है, अमूर्त क्या होता है, सीखना क्या होता है, अमूर्त नहीं होता। क्या कर रहा है, मूर्त वस्तुओं से जोड़कर जानकारी दी जाती है। किससे जोड़ता है, मूर्त वस्तुओं से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी देता है। जैसे क्या होता है, बच्चा एप्पल नहीं समझ रहा है, क्या कर रहा है, APPLE एप्पल, ये नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें चित्र बना रहता है। तो एप्पल का चित्र, यानी कि चित्र देखकर बच्चा समझ जाता है कि ये एप्पल है या सेब है। अनार क्या, बच्चा चित्र देखकर, यानी कि बच्चे के दिमाग में, जब बच्चा छोटा सा है उसे इतना आइडिया नहीं है कि अनार क्या होता, तो बच्चे के चित्र में क्या बना होता है, अनार। तो अनार क्या होता है, देखा होता है बच्चा, तो ये समझ जाता है हाँ यही चीज़ है। या जैसे होता है ले से लट्टू, तो बच्चे क्या, अगर लट्टू कहेंगे तो बच्चा उतना जब छोटा है समझ नहीं आएगा कि लट्टू क्या चीज़ है, लेकिन जब चित्र दिखा देंगे तो अपने आसपास के माहौल में क्या करता है, देखा रहता है वह चीज़ें। तो हम लोग क्या करते हैं, तो माने यानी कि बच्चा जो चीज़ देखा रहता है उससे जोड़कर हम लोग जानकारी उसे देते हैं, यानी कि एक चित्र के माध्यम से जानकारी दिया जाता है। यह कहता है थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, यानी कि मूर्त वस्तुओं से जोड़कर शब्दों की जानकारी देना। इसमें और हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम लोग कहते हैं पेंसिल, अगर लिखा है पेंसिल, तो मान लो बच्चा पेंसिल नहीं समझ रहा है, अपने पास से पेंसिल, यानी कि अब पा लिखा फिर पेंसिल बना हुआ है, फिर नीचे पेंसिल लिखा है, तो बच्चा क्या पेंसिल देखेगा तो समझे क्या पैसे पेंसिल। तो ये चीज़ें होती हैं, नहीं मूर्त चीज़ों से जोड़कर बच्चों को शब्दों की जानकारी देना। फिर इसके बाद आता है अनुकरण का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन, यानी कि अनुकरण का सिद्धांत। क्या होता है अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है कि जैसे हमारे घर परिवार या में जो व्यक्ति जैसी बातें बोल रहा है, यानी कि मान लो हमारे पिताजी हो, मम्मी हो या भाई बहन जो भी बोल रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, उन्हें देखता है और देखकर वही चीज़ क्या करता है, रिपीट करने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे वो बोल रहे हैं, जैसे अपने हाथों को चला रहे हैं, जैसा उनका बिहेवियर है, फेस की एक्टिविटी है, उन सब चीज़ों को देखकर बच्चा क्या करता है, सीखता है। इसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। इस पर अध्ययन कहते हैं चैपनीज, सर्ली, कर्टी तथा वैलेंटाइन, इन सब मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा सीखने पर क्या किया था, अध्ययन किया था। इनका क्या मत था कि बालक अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा अनुकरण करके सीखता है।
यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि बच्चे के अगर जो परिवार में है, बच्चे के जो साथ में, उनकी भाषाओं को अनुकरण करता है और उनसे सीखता है। अगर उसके परिवार या उसके साथी अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो बच्चा क्या गारंटी अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर वो शब्द को क्या गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि शुद्ध शब्दों का चयन नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार माहौल में रह रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उन्हीं शब्दों का चयन करेगा। अगर वो लोग अच्छे शब्दों का चयन कर रहे हैं तो बच्चा अच्छे शब्द सीखेगा। वो लोग असभ्य या बुरे शब्दों का चयन कर रहे हैं तो बच्चा बुरे शब्दों को, ये क्या गारंटी है, सीखेगा। ये कौन कह रहे थे? चैम्पनीज, सर्ली, कर्टी और बैलेंटाइन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो चैम्पनीज, सर्ली, कर्टी और तथा बैलेंटाइन ने। फिर इसके बाद आता है प्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। क्या कहता है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट? इसको जानते हैं। ये कहता है कि पाठ सामग्री जो माने कि जो उसका करिकुलम है, जो उनकी सिलेबस है और उसकी शिक्षण प्रणाली, यानी कि बच्चे का जो सिलेबस है और उसे पढ़ाने के लिए जो शिक्षण प्रणाली है, यानी कि एजुकेशनल सिस्टम जो है, का चयन क्या करें, का चयन बच्चों की रुचि, यानी कि बच्चा जिस प्रकार की रुचि चाहता है, यानी कि जैसा उसका इंटरेस्ट है, उसी प्रकार के उसके सिलेबस हो, उसी प्रकार से उसकी शिक्षण प्रणाली हो, यानी कि एजुकेशनल सिस्टम हो, एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं और उस बच्चे की इंटरेस्ट और आवश्यकताओं के अनुरूप क्या होना चाहिए, उसका सिलेबस होना चाहिए, उसका करिकुलम हो और उसका क्या हो, एजुकेशनल सिस्टम हो। ये कौन कहता है? ये कहता है अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो ये लोग अभी हम लोग 3 सिद्धांतों के बारे में पढ़े, अभी इसमें लगभग 4 सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग, साइड हट कर रहे हैं। चौथा भाषा शिक्षण का सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है, बच्चों को क्रिएटिविटी यानी कि क्रियाशीलता यानी कि रचनात्मकता के जरिए भाषा को सिखाया जाता है। जैसे इसमें कहा जाता है कि छात्रों से प्रश्न पूछना, क्या यानी कि आप जैसे पढ़ा दिए बच्चों को तो भाषा, तो उससे रिलेट करना, उनसे प्रश्न पूछना। और मान लो क्या, जैसे अगर भाषा सिखाना हो तो जो स्कूल में साहित्यिक प्रोग्राम होते हैं, जो साहित्य में क्या प्रोग्राम होते हैं, एक एक चीज़ पर साहित्य, तो उनमें क्या करना, उनमें भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना कि क्या हो रहा है, कि प्रोग्राम हो रहा है, उसमें क्या करें, भाग लें। जब उसमें वो लोग भाग लेंगे यानी पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके बोलने का, उनके सुनने का जो तरीका हो क्या डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि वो लोग अच्छे से सबके सामने बोल पाएंगे। ये होता है क्रिएटिविटी का सिद्धांत। भागीदारी, पाठों का अभ्यास कराना, यानी कि जो पाठ पढ़ा दिए हैं, यानी कि जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं उनको क्या करना, अभ्यास करवाना। मौखिक एवं लिखित कार्य करवाना, उनसे क्या करवाना, मौखिक और लिखित कार्य, यानी कि बोलकर लिखाना या उनसे जो टॉपिक दे देगा उस पर लिखने के लिए कहना। ये भी क्या होता है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आता है। क्या, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, तो अभ्यास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। इसमें एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था थार्नडाइक। थार्नडाइक क्या कहते हैं कि भाषा एक कौशल है, यानी कि क्या, लैंग्वेज एक स्किल है। जैसे हम लोग कोई स्किल सीखते हैं, कोई कौशल सीख रहे हैं, या पढ़ाना है या कोई मैकेनिक का काम है, तो क्या करते हैं लोग, उसको बार बार अभ्यास करते हैं करने का। वही चीज़ें बार बार करते हैं तो क्या करते हैं, वह सीख जाते हैं अच्छे तरीके से। वैसे हमें कि बार बार अगर क्लास में पढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा पढ़ाने का जो स्किल होगा वो अच्छा होता जाएगा। ऐसे कोई भी कार्य किया जाए उसको जब बार बार किया जाता है तो इंसान उसमें क्या होता है, स्किलफुल, यानी कि उसमें कुशल हो जाता है। तो यही कह रहे हैं थार्नडाइक कि भाषा क्या है, भाषा एक कौशल है। क्या है, कौशल यानी कि स्किल है। क्या है भाषा, भाषा एक स्किल है। इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। क्या करें, इसका जो विकास है, इसका भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर है। यह कौन कर रहे हैं, थार्नडाइक। यानी कि अगर पूछे कि थार्नडाइक के अनुसार भाषा क्या है, तो थार्नडाइक के अनुसार भाषा एक कौशल यानी कि एक स्किल है, जो क्या, अब इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है, यानी कि भाषा का जो विकास है अभ्यास पर निर्भर करता है।
इन्होंने कहा कि जो भाषा के जो दोनों पक्ष हैं, कलात्मक और भावनात्मक पक्ष, यानी कि भाषा के दो पक्ष होते हैं, पहला कलात्मक पक्ष, दूसरा भावनात्मक पक्ष। दोनों पक्षों के लिए भाषा सर्वथा आवश्यक है। क्या, यानी कि कोई चीज़ हम एक्टिविटी कर रहे हैं या हमारे इमोशंस है, इन दोनों के लिए क्या है, भाषा सर्वथा आवश्यक चीज होता है। ये कौन कर रहे हैं, थार्नडाइक। छठवां अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज। थ्योरी एंड रेशियो एंड सीरीज में है कि भाषा के मुख्यतः क्या होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं भाषा के। पहला है श्रवण, यानी कि सुनना। अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे, पहला क्या है, सुनना। फिर दूसरा है वाचन, यानी कि सुनना फिर बोलना। फिर जब हम लोग सुन लेंगे, बोल लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको किसी चीज को पढ़ना, ये भी क्या है, भाषा का प्रकार है। जब हम लोग पढ़ लेंगे फिर क्या करेंगे, लिखना सीखेंगे। क्या करेंगे, लिखना सीखते हैं। ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे पहला और तीसरा क्या होता है, 1 और 3 ये होता है इंटर रिलेटेड। फिर 2 और 4, 2 और 4 एक क्या इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सब क्या है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये सभी भाषा कौशल आपस में परस्पर संबंधित हैं। तो भाषा के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है वाचन, यानी कि पहला श्रवण यानी कि सुनना, वाचन यानी कि बोलना, तीसरा होता है पठन यानी कि पढ़ना, चौथा होता है लिखना। ये क्या है, भाषा के प्रकार होता है। और चारों प्रकार एक दूसरे से इंटर रिलेटेड यानी कि अंतर संबंधित होते हैं। ये था 6 प्रकार के भाषा शिक्षण के सिद्धांत। हम लोग 7वां देखते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसको। भाषा शिक्षण का 7वां सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। यह क्या कहता है, इसका जो प्रतिपादन था, यानी कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति अमेरिका के मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर थे। कौन थे, इसका प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक B.F. स्किनर। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इन्होंने एक बात स्पष्ट करने की कोशिश की कि उन्होंने कहा कि अधिगमकर्ता, यानी कि जो अधिगम करता है, यानी कि सीखने वाला है, वह सीखने के दौरान यानी कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है। यानी कि एक अधिगमकर्ता यानी कि सीखने वाला है, उसे सीखने के दौरान जब तक उसे सफलता मिलती रहती है तब तक वह क्या करता रहता है, वह अब यानी कि मिलती रहती है तब तक उत्साहित होकर सीखता है। वह कर जब तक उसे सफलता मिलती है तब तो वो क्या करता है, उत्साहित होकर सीखता रहता है। तो उसकी सफलताएं ही उसके मनोबल में वृद्धि कर उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं। यानी कि जैसे हम लोग भी हैं या कोई भी व्यक्ति सीखने वाला है, जब तक वह क्या कर रहा है, सीख रहा है और उसे उस सीखने के दौरान सफलता मिल रही है तो उसका क्या होता है, मनोबल बढ़ा रहता है और वही मनोबल उसे उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे मान लो कि पहले हम लोग क्या करते हैं, मैथ का क्वेश्चन लगाते हैं, जब तक क्वेश्चन लगता है नहीं कि जब तक आंसर सही सही आता जाता था तो तब तक क्या करते हैं, हम लोग पूरा तरीके से सॉल्व करते जाते हैं। अभी भी और पहले भी ऐसा होता था। जहाँ पर हमें क्या हुआ, क्वेश्चन आना बंद हो गया, 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करने के बाद नहीं आता है तो क्या करते हैं, हम लोग बंद करके रख देते हैं। तो स्किनर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिगम के दौरान जब तक अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है तो वह क्या करता है, उससे प्रेरणा लेकर यानी कि उससे उत्साहित होकर और सीखने की कोशिश करता है। और वही प्रेरणा यानी कि वही उत्साह क्या करता है, उससे उसके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। तो ये थे B.F. स्किनर। इन्होंने पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है हिंदी पेडागोजी का चैप्टर नंबर 2 भाषा शिक्षण एवं उसके सिद्धांत। तो आज की वीडियो में यहीं तक, हम कल मिलेंगे तीसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय